नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेगा बड़ी खबर से। ये मिशन 2027 से पहले बीजेपी एक्टिव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री धामी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे स्वागत। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक 25 जगहों पर होगा भव्य स्वागत। प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी करेंगे अहम बैठक। प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है और शाम लगभग 4:30 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे नितिन नवीन और इस दौरान प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा भी लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी अहम बैठक करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मिशन 2027 से पहले बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और क्या कुछ चुनावी रणनीतियां भी इस दौरान बनाई जाएंगी? से पहले पर आने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे और आज से उनका 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा। शाम करीब 4:30 बजे जो है वो जोरगंज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वहां पर के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। स्वागत उनका किया जाएगा और फिर उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से वो भाजपा मुख्यालय पर पहुंचेंगे। इस दौरान अगर उनके भाजपा मुख्यालय तक पहुंचने की बात करें तो करीब 20 से 25 स्थान ऐसे तय किए गए हैं जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करेंगे। आज शाम को देहरादून पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर बैठक लेंगे और करीब जो है 6:15 के आसपास एक कोर कमेटी की बैठक जो है वो आयोजित होगी, जिसमें तमाम लोग शामिल रहेंगे जो कमेटी के सदस्य हैं। उसके बाद जो है उसमें जो है संगठन विस्तार की बात हो, चुनावी रणनीति की बात हो, मिशन 2027 की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है चिंतन मंथन किया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारियों की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, उनसे संवाद जो है इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान रहने वाला है और आगे रणनीति जो है चुनाव को लेकर तय की जाएगी। योगेश, कितना उत्साहित बीजेपी नजर आ रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और नितिन नवीन का ये पहला दौरा है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो है उत्तराखंड वो आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है और उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में भरपूर नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री की जो अपील है ईंधन बचाओ की, उसको लेकर भी जो है कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वह गाड़ी को शेयरिंग करके जो है एक दूसरे के साथ पहुंचेंगे। बड़ा लंबा काफिला नहीं रखना है, उनका काफिला वो छोटा रहेगा, एक दूसरे के साथ जो है कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अधिक कार्यकर्ता स्प्लिट का न बने, उसके लिए ही ये प्लानिंग की गई है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको 25 स्थान चिन्हित करके दिए गए हैं जहां पर जो है कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो यानी कि प्रदेश मुख्यालय तक, जौहरी ग्रांट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक पहुंचने के लिए जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा और उनकी फ्लीट भी कम रहेगी, ताकि जो है ईंधन बचत का एक संदेश जो है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर उसकी भी तैयारियां पूरी तरह से की गई है। और अब इन 3 दिनों के अंदर जो है पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बैठक करेंगे, उनको जो है मूल मंत्र देंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह से जो है हमें चुनाव में काम करना है। योगेश, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रिलीज हो गया है? क्या क्या रहेगा? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि मसूरी के एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता के घर भोजन भी करेंगे, साथ ही जो बेसिक खंडूरी जी हैं उनके आवास पर भी जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए बिल्कुल, अभी जो है अभी जिस तरह से आज का कार्यक्रम सामने आया है, लेकिन ये कार्यक्रम की बातें भी सामने आ रही हैं कि उनका कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं मसूरी में कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन की बात हो बूथ लेवल पे, और इसके साथ साथ जो है क्योंकि तो खंडूरी के यहाँ पे उनका जाना है, क्योंकि अभी आज जिस तरह से बीस खंडूरी का जो है वो निधन हुआ है बीसी खंडूरी का, तो उनको लेकर भी वहां पर सुनना देने के जब वो ले जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कार्यक्रमों की बात करें तो जिस तरह से आज हम पहुंच रहे हैं उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पूरी तरीके से जो भाजपा मुख्यालय उसको भी सजाया गया है और इसके साथ साथ पूरी रणनीति तैयार की गई है। कल भी जो है अगर देखा जाए तो देर शाम जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो है बड़े नेताओं की जो है बैठक हुई है, तो तमाम रणनीति तय की जा रही है ताकि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पहुंचे उनके साथ बैठक हो तो उसमें जो है तमाम चीजें तय हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के लिए नई एसओपी लागू। केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब आदि कैलाश यात्रा पर नई व्यवस्था होगी लागू। यात्रा मार्गों पर सीमित संख्या में ही पशु संचालित किए जाएंगे। केदारनाथ में अधिकतम 5,000 पशुओं को अनुमति दी जाएगी। हेमकुंड साहिब में 1,050 और यमुनोत्री में 595 पशुओं को अनुमति दी गई है। तो अपंजीकृत पशुओं के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बीमार, घायल या फिर ओवरलोड पशुओं से काम लेने पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। पशु क्रूरता पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। ब्लैकलिस्ट और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सूर्यास्त के बाद और खराब मौसम में पशु संचालन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर घोड़े खच्चरों के लिए नई एसओपी भी जारी कर दी गई है। तो अपंजीकृत पशुओं के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यात्रा शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और अब तक 23,65,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम में दर्शन को भी पहुंच चुके हैं। यात्रा मार्गों और धामों पर उमड़ रही भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, एसडीआरएफ, प्रांतीय रक्षक दल और स्थानीय पुलिस के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। अभी तक कुल 23,65,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने श्री धामों के दर्शन किए हैं, जो कि विगत वर्षों की भांति काफी अधिक संख्या है। और श्रद्धालुओं को जैसा आपको अवगत होंगे कि इस बार हमारी चारधाम यात्रा का गढ़वाल पुलिस का और ये ध्येय है कि जो यात्रा जो हो वो सुरक्षित और सुगम हो। इसके लिए हम डे टू डे बेसिस पे हम इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जितनी भी तीर्थयात्रियों की जो संख्या है श्री धामों पर, उसका हम आकलन कर रहे हैं। कालाढूंगी में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मेहनत करनी होगी। साथ ही हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने का भी आह्वान किया है। उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं की एकता और मेहनत से ही आगामी चुनाव में सफलता हासिल की जा सकती है। जनता पार्टी को सत्ता मिल गई, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं तो संतोष जी को बधाई देने के लिए रुका। उन्होंने सब कांग्रेस के भाई बहनों के दर्शन करवा दिए, बड़ा अच्छा लगा। और एक मीटिंग कर दी है, ये अचानक मीटिंग कर दी और मुझे अच्छा लगा कि सब पुराने नए सब लोगों को जोड़ा है, अच्छा लगा। और ये एक अच्छी शुरुआत है कालाढूंगी। चंपावत जिले के विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में 29 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सालाना जोड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जोड़ मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार मेले में देश विदेश से 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सिख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 29, 30, 31 इस 3 दिवसीय अवधि में जोड़ मेला गुरुद्वारा रीठा साहिब में आयोजित हो रहा है। इस दौरान हमारे द्वारा जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति उनके साथ बैठक आयोजित की गई है। इवन जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें समस्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक आयोजित कर मेले को सफल और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस मेले के दौरान भारी संख्या में जो सिख श्रद्धालु हैं वह आते हैं, जिसमें वो लोग छोटे वाहन, बड़े वाहन के माध्यम से रीठा साहिब थाना क्षेत्र में आगमन उनके द्वारा किया जाता है। इस हेतु हमारे द्वारा ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुकीढांग के रास्ते से छोटे वाहनों का आवागमन इसमें संचालित किया जाएगा। वह बड़े वाहनों को न लाया जाए, इस हेतु भी हमारे द्वारा लोगों से अपील की जा रही है। अगर कुछ वाहन ऐसे आते हैं तो उनको मार्ग लोहाघाट के माध्यम से वो लोग रीठा साहिब में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही देवीधुरा व नैनीताल साइड से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए भी जो रूट बनाया गया है हम उसको सर्कुलेट करा रहे हैं।
इसमें हम लोगों ने मतलब बात की है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो रीठा साहेब में मेले का आयोजन किया गया है। जोड़ मेले में आस्था का सैलाब भी उमड़ेगा, ये भी कहा गया है। लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मेले की तैयारियां किस तरह से जारी हैं और क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो चंपावत जिले में विश्व प्रसिद्ध सिखों का तीर्थ स्थल है रीठा साहिब गुरुद्वारा, वहां कल 29 मई से 3 दिवसीय जोड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन, पुलिस व गुरुद्वारा प्रबंधन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। तो इस भी अलर्ट मोड पे एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाया गया और उनके द्वारा सिख श्रद्धालुओं से अपील की गई है जो बड़ी बसें होती हैं 52 सीटर जो पहाड़ों में प्रतिबंधित है सकरी रोडों पर, तो उन पर ना आए, छोटे वाहनों पर आए और दुपहिया वाहन चालक जो विशेष सावधानी बरते ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और वहाँ मेला स्थल पर जो श्रद्धालु स्नान करते हैं वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए जल पुलिस और पुलिस भी जो वहाँ तैनात की गई है। जी, मेले को लेकर के किस तरह का उत्साह भी नजर आ रहा है लक्ष्मण, और किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, भारी उत्साह रहता है जोड़ मेले को लेकर। देश ही नहीं विदेशों में भी जो सिख लोग रहते हैं वो अपने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब आते हैं। मीठे रीठे के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है मीठा रीठा, उन्हें उस प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। तो पूरी व्यवस्था जो गुरुद्वारा प्रबंधन के द्वारा वहाँ विशाल लंगर लगाया गया और रास्तों में भी जो है जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए लंगर जो है लगे रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और मेला स्थल पर भी पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि सभी सुविधाएं प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद की गई है और पार्किंग की व्यवस्था वहां पर को की गई है। पुलिस की तैनाती की गई है, जल पुलिस भी जो वहां पर को तैनाती की गई है। काफी उत्साह जो है श्रद्धालुओं को देखने पर नजर आ रहा है। एक अलग ही माहौल जो है, उत्साह भरा माहौल गुरुद्वारा रीठा साहिब पर बना हुआ है। जी जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी की प्रकृति प्रेमियों और आम पर्यटकों के लिए 1 जून से खुलने की तैयारी पूरी हो गई है, जहां पार्क प्रशासन ने घाटी के पैदल संपर्क मार्ग सुचारू कर दिए हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल ने घाटी का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि 1 जून को पूजा अर्चना के बाद द्वार प्रकृति प्रेमियों के लिए खोल दिए जाएंगे। पार्क कर्मियों की ओर से भी घाटी की लगातार गश्त कर निगरानी की जा रही है। घाटी में शीतकाल में बर्फबारी से टूटे पैदल क्षतिग्रस्त रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां हैं फूलों की घाटी के खोलने को लेकर और क्या कुछ मरम्मत के कार्य अभी तक किए गए हैं? चमोली जनपद के ब्यूनार वैली में उच्च हिमालयी ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क विश्व धरोहर है। हर साल की भांति जो है 1 जून को प्रकृति प्रेमियों के लिए इसके जो द्वार हैं वो खोल दिए जाते हैं। इस वर्ष भी जो है 1 जून से पहले जो शीतकाल में जो नुकसान जो घाटी के संपर्क मार्गों को पुलिया को हुआ रहता है तो उसका जायजा लेने के लिए जो वन क्षेत्र अधिकारी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क चेतना कांडपाल है उनकी टीम जो है वहाँ पे पहुंची थी और उन्होंने वहाँ लौटने के बाद जो जानकारी दी है कि जो घाटी में अब स्थिति है बिल्कुल सामान्य है। पुलिया के 1 से 2 जगहों में जहाँ पे पुलिया का क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका निर्माण जो है कर दिया गया है और पैदल मार्ग जो है संपर्क मार्ग सुचारू कर दिए गए हैं। और इस बार जो है घाटी में आने वाले जो प्रकृति प्रेमी है उनको जो है 1-2 जगहों पे जो घोसा नाला ये अपना बामन दौर घोसा नाला के साथ साथ लेगी नाले के आसपास जो है हिमखंडों के दर्शन भी होंगे। तो कुल मिला के पार्क प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है और 1 जून को सुबह जो है 8 बजे द्वार पूजन के बाद फूलों की घाटी के कपाट जो है जो मुख्य द्वार होता है वो आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और
देश विदेश से इस दुर्लभ घाटी के दीदार के लिए जो प्रतिवर्ष जो हजारों की तादाद में प्रकृति प्रेमी पर्यटक जो है यहाँ पे पहुंचते हैं, और इससे पार्क प्रशासन को भी अच्छी खासी आमद जो आय होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो चार धाम, पंच केदार, पंचबद्री के साथ साथ अब जो है ये जो विश्व धरोहर हमारे चमोली जनपद की है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, तो इसको खोलने का इंतजार जो है पूरे देश विदेश से जो है पर्यटक और प्रकृति प्रेमी कर रहे हैं। तो उनका जो सपना है वो 1 जून को साकार हो जाएगा। जी संजय, क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी क्या? और दूसरा, अभी जो चार्ज है वो कितना लिया जाता है यहाँ जाने के लिए? क्या कुछ टिकट की व्यवस्था है और क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा क्या? बिल्कुल सही बात। विशाल जी, देखिए, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मामला है वो अलग सा है। इसे आप जो है घर बैठे जो इसका ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन है, घर बैठे आप अपना जो परमिट शुल्क जो है अदा करने के बाद जो है आप जिस भी तिथि को आपको फूलों की घाटी के दीदार के लिए पहुंचना है तो आप ऑनलाइन भी इसका जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन इसकी जो परमिशन की जो स्लिप है वो कटती है, और भारतीय पर्यटकों के लिए 150 से 200 रुपया है, और जो विदेशी पर्यटक है उसे 650 से 800 तक की जो है रकम जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जो आपको सहूलियत है आप उससे हिसाब से आप जो है इसका परमिट शुल्क जमा कर सकते हैं। और नियत तिथि को जो है फूलों की घाटी के प्रवेश द्वार पे जब आप पहुंचते हो तो वो स्लिप आपको वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड या संबंधित अधिकारी को दिखानी होगी। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पेट्रोल डीजल के साथ ही गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों ने देश के आम नागरिकों की कमर तोड़ कर रख दी है। देश की मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों के चलते आज महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से प्रदर्शन आप लोगों का किया गया बढ़ती महंगाई को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? और क्योंकि महंगाई जो बढ़ी है, तेल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसको लेकर कांग्रेस का क्या मानना है? देखिए, भाजपा की हमेशा से कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है, और दिन ब दिन ये लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और एक आम व्यक्ति की कमर तोड़ने का ये काम कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और निरंतर पहले जब पेट्रोल के दाम कि जो बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय में कम थे तब भी इन लोगों ने बढ़ाया, और आज भी हल्के लेकर के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से प्रत्येक जो बाकी चीज़ें हैं उन पे भी इसका असर पड़ेगा, और एक आम आदमी परेशान है। कैरोसिन हो, अपना LPG गैस हो, सभी के रेट ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक आम व्यक्ति परेशान है और एक कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर, और 4 साल के बाद जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, किस तरह की मजबूती कांग्रेस को मिलेगी? कितना खुश कांग्रेस है उनके दौरे को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से राहुल जी हमारे नेता हैं, और पूरे जो हमें मैसेज मिला है कि वो 5 तारीख को देहरादून में रहेंगे, तो एक सब लोगों में खुशी का माहौल है। अभी पूरे राहुल जी के और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ हो रही है। हमारे प्रदेश में भी संगठन सृजन हुआ है, और इसी क्रम में हम लोग कुरुक्षेत्र में राहुल जी के साथ पूरे परिवार के साथ मिले थे। सब लोगों में जोश भी है, और उनके देहरादून आने से मुझे लगता है प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश भरेगा, और 2027 की जो हमारी जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के लिए, मुझे लगता है निश्चित तौर से सरकार आएगी। अच्छा, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि लगातार 2027 की चुनावी जो तैयारियां हैं वो लगातार पूरी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता आ रहे हैं। किस तरह सिमिलैरिटीज़ हैं, और क्या लग रहा है कि 2027 में किस तरह का माहौल रहेगा? ये भाजपा बौखला रखी है, इसीलिए परेशान है, और पब्लिक भी समझ चुकी है। भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है, और आज लोग समझ रहे हैं, परिवर्तन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है 2027 में हम लोग निश्चित तौर से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। जसविंदर सिंह गोगी जी हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक हैं, और चंपावत में ही स्थिति ये है कि पानी के लिए इस वर्ष भी लोग गर्मी में परेशान हैं। लोहाघाट सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। लिहाजा गुस्साए लोगों ने खाली बर्तनों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, सरयू को पानी दो। चंपावत के लोहाघाट नगर में हो रही पेयजल किल्लत और सरयू लिफ्ट योजना निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं होने से लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने
गहरी नाराजगी जताई है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने निर्माण कार्य में हो रही देरी और नगर में हो रहे पेयजल संकट पर विरोध जताते हुए खाली बर्तनों के साथ पानी भरने 35 किलोमीटर दूर सरयू लिफ्ट योजना निर्माण स्थल पहुंचे। पानी भरने जो है सरयू में यहाँ पे आई है, जहाँ पर से सरयू लिफ्ट योजना का लिए काम शुरू होना है, वहीं पे आए और हम ये भी देखने आए हैं कि धरातल में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या खाली प्रकार से सरकार हमें गुमराह कर रही है, लोहाघाट की जनता को गुमराह कर रही है। और देखने में तो हमारे यहाँ पे आ रहा है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे बनी नहीं है जिससे कि लोहाघाट को लगे कि हाँ सरयू का पानी यहाँ पे मिलने वाला है। और हमें लग रहा है अभी तक टेंडर प्रक्रिया भी शायद शुरू नहीं हुई है, और हम शासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। विकास संघर्ष समिति के लोगों ने सरयू नदी से खाली बर्तनों में पानी भरा। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा और समिति सदस्यों ने बताया कि लोहाघाट नगर में गर्मी के मौसम में पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है। लोगों को 3 से 4 दिनों में नाम मात्र पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जनता नौलों, धारों व हैंडपंप से पानी ढोने को मजबूर है। पीने के लिए पानी भरने हम सरयू पहुंचे हैं। मैं लोहाघाट की जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द अगर सरयू लिफ्ट योजना पर कार्रवाई नहीं किया जाता और इसके टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द नहीं कराई जाती और साथ साथ में इस पर काम शुरू नहीं किया जाता, तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति दोबारा जो है यहाँ पे आएगी और 2-3 महीने के अंदर अंदर आएगी। और अगर ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई तो हम दोबारा जनता के साथ जो है हम धरने में बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि जनता के आज पानी की दिक्कत इतनी परेशानी हो चुकी है, हाहाकार लोहाघाट में मच चुका है। इसी को देखते हुए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति धरातल में काम देखने आई है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा ने कहा कि संघर्ष समिति के प्रयासों और जनता की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण को स्वीकृति दी थी, पर अभी तक योजना निर्माण में धरातल पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नगरवासी पेयजल के लिए काफी परेशान हैं। पानी की समस्या का निदान करने के लिए लोहाघाट संघर्ष समिति ने लंबा संघर्ष किया है और मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं न कहीं दबाव में आकर ये निर्णय लिया है कि यहाँ सरयू का पानी लोहाघाट की जनता के लिए दिया जाना है, जिसके लिए एक लंबा चौड़ा बजट हालांकि सरकार ने शुरुआत में मंजूरी दी थी, उसे कट करके 90 करोड़ तक की योजना बनाई गई है और 1 करोड़ का अनुदान शुरुआत में रिलीज किया गया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हम जहाँ से सरयू योजना शुरू होने वाली है, न तो अभी तक यहाँ पर कोई कहीं से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि कोई परियोजना पर काम शुरू हुआ है और न ही उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।